दोस्तों आज हम एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन का एनालिसिस करने वाले हैं जिसने पूरी टेक और फाइनेंस दुनिया में हलचल मचा दी है। अप्रैल 2026 में न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार जॉन कैरेरू ने एक ऐसी रिपोर्ट पब्लिश की जो पिछले 17 सालों के सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाती है। रहस्य ये कि आखिर बिटकॉइन को बनाने वाला वो गुमनाम शख्स सतोशी नाकामोतो असल में है कौन। तो चलिए सीधे इस इन्वेस्टिगेशन की गहराइयों में चलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये इतनी बड़ी बात क्यों है। जरा दांव पर लगी चीजों को देखिए। हम एक ऐसे फाइनेंशियल सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसकी शुरुआत सच में जीरो से हुई थी और आज इसका मार्केट कैप करीब 100 लाख करोड़ रुपए के पार जा चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस ये है कि इस करेंसी के आविष्कारक के पास आज भी 11 लाख बिटकॉइन पड़े हैं जिन्हें आज तक छुआ भी नहीं गया है। एक ऐसा खजाना जिसका मालिक बिल्कुल एक भूत की तरह गायब है। इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। किसी भी डिजिटल पैसे के साथ सबसे बड़ी तकनीकी दिक्कत क्या होती है? डबल स्पेंडिंग। मतलब एक ही डिजिटल सिक्के की कॉपी बनाकर उसे 2 बार खर्च कर देना। आमतौर पर इसे रोकने के लिए हमें हमेशा एक सेंट्रल बैंक की जरूरत पड़ती है जो हर ट्रांजैक्शन पर नजर रखे। लेकिन सतोशी ने ब्लॉकचेन नाम के एक डिसेंट्रलाइज्ड पब्लिक लेजर का इस्तेमाल करके इस समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और यहीं पर पत्रकार जॉन कैरेरू को अपनी जांच का पहला बड़ा तकनीकी सुराग मिला, हैशकैश प्रोटोकॉल। ये 1997 में ब्रिटिश क्रिप्टोग्राफर एडम बैक का बनाया हुआ एक सिस्टम था जिसका असली मकसद ईमेल स्पैम को रोकना था। रिपोर्ट के मुताबिक सतोशी ने असल में वे दाई के बी मनी प्रपोजल और एडम बैक के इसी हैशकैश सिस्टम को आपस में मिलाकर बिटकॉइन की मजबूत नींव तैयार की थी। इसके साथ ही सतोशी ने सिस्टम में महंगाई को रोकने का भी बड़ा सॉलिड इंतजाम किया। 2 करोड़ 10 लाख, बस इतने ही बिटकॉइन कभी भी बन सकते हैं। ये लिमिट कोड में हार्ड कोडेड है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है। अगर नेटवर्क में बहुत सारे पावरफुल कंप्यूटर्स आ जाएं, तो क्या वो रातों रात सारे बिटकॉइन माइन करके खत्म नहीं कर देंगे? यहीं पर माइनिंग डिफिकल्टी सिस्टम का जादू काम आता है। ये बिटकॉइन के कोड की सबसे शानदार खूबियों में से एक है। ये एक ऐसा ऑटोमेटिक रूल है जो ये तय करता है कि नेटवर्क में चाहे कितनी भी एक्स्ट्रा कंप्यूटिंग पावर आ जाए, एक नया ब्लॉक बनने में औसतन 10 मिनट का ही समय लगेगा। पावर बढ़ेगी तो पहेली खुद मुश्किल हो जाएगी और पावर घटेगी तो आसान, बिल्कुल एक परफेक्ट इंजन की तरह। तो चलिए अब इस डिजिटल क्राइम सीन के उन क्रिप्टोग्राफिक सुरागों को करीब से देखते हैं जो इस जांच का आधार बने। जॉन कैरेरू ने अपनी जांच बिल्कुल किसी डिटेक्टिव की तरह शुरू की। 2008 का वो 9 पन्नों का व्हाइट पेपर, अर्ली फोरम पोस्ट्स और ईमेल्स, ये सब सतोशी के छोड़े गए डिजिटल डीएनए थे। सबसे बड़ा सुराग मिला बिटकॉइन के सबसे पहले ब्लॉक यानी जेनेसिस ब्लॉक में। सतोशी ने वहां एक हिडन मैसेज छिपाया था। ब्रिटिश अखबार द टाइम्स की एक हेडलाइन। ये सिर्फ टाइम स्टैंप नहीं था, बल्कि ये पहला बड़ा जियोग्राफिकल क्लू था कि सतोशी शायद ब्रिटेन से हैं। अब इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। ये एक बहुत ही मजबूत सर्कमस्टेंशियल केस बनाती है। 1990 के दशक से 2008 तक एडम बैक इलेक्ट्रॉनिक कैश कम्युनिटी में बहुत एक्टिव थे। लेकिन जैसे ही अक्टूबर 2008 में सतोशी नाकामोतो का नाम सामने आता है, एडम बैक अचानक से गायब हो जाते हैं। और फिर अप्रैल 2011 में जब सतोशी दुनिया को अलविदा कहते हैं, उसकी ठीक 6 हफ्ते बाद एडम बैक वापस लौट आते हैं। कुछ ज्यादा ही अजीब इत्तेफाक नहीं लग रहा है? अब आते हैं इस इन्वेस्टिगेशन के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, लिंग्विस्टिक फॉरेंसिक्स, जो इस कोड का असली डीएनए है। कैरेरू ने एक्सपर्ट फ्लोरियन काफिएरो की मदद से स्टाइलोमेट्री तकनीक का सहारा लिया। इसमें किसी इंसान के लिखने की आदतों और शब्दों के पैटर्न का विश्लेषण किया जाता है। जांच के लिए साइफरपंक मेलिंग लिस्ट का एक बहुत बड़ा डेटाबेस छाना गया। शुरुआत 34,000 यूजर्स से हुई, फिर 10,000 एक्टिव पोस्टर्स। उनमें से सिर्फ 620 लोग ऐसे थे जिन्होंने डिजिटल मनी पर बात की थी। और जब कड़े फिल्टर्स लगाए गए तो अंत में सिर्फ एक नाम मैच हुआ। और ये मैच किन चीजों से हुआ जानते हैं? व्याकरण की कुछ बेहद अनूठी गलतियों से। सतोशी और एडम बैक दोनों ही प्रूफ ऑफ वर्क और डबल स्पेंडिंग जैसे शब्दों में गलत तरीके से हाइफन लगाते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि मेलिंग लिस्ट के हजारों लोगों में से सिर्फ 8 ही लोग ऐसे थे जो ठीक यही गलती बार बार करते थे। स्पेलिंग और लिखने के तरीकों में समानताएं तो और भी हैरान करने वाली थी। दोनों कभी ब्रिटिश स्पेलिंग लिखते तो कभी अमेरिकन, जैसे चेक और चेक। दोनों को इट्स और इट्स में अक्सर कंफ्यूजन रहता था। दोनों वाक्यों के आखिर में ऑल्सो लगाते थे। और सबसे बड़ा सुराख,
दोनों ही वाक्यों के बीच डबल स्पेस छोड़ते थे। स्टाइलोमेट्री में इसे बहुत बड़ा सबूत माना जाता है, क्योंकि ये पुराने टाइपराइटर युग के लोगों की बहुत गहरी आदत होती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब लिंग्विस्टिक एनालिसिस के आखिरी फिल्टर्स लगाए गए तो सतोशी द्वारा इस्तेमाल किया गया एक टर्म मिला, वेब मनी। ऐसा लिखने वाले सिर्फ 4 लोग थे। और फिर सतोशी का एक खास फ्रेज खोजा गया, बर्निंग द मनी। जब इन दोनों फिल्टर्स को एक साथ लगाया गया तो पूरी की पूरी साइफरपंक मेलिंग लिस्ट में सिर्फ एक ही इंसान बचा, एडम बैक। साल 2013 आते आते इस पूरी कहानी में अचानक एक गजब की तेजी आती है। जैसे ही इंटरनेट पर सतोशी के 11 लाख बिटकॉइन वाले वॉलेट का डेटा पब्लिक हुआ, ठीक उसी दिन एडम बैक ने बिटकॉइन टॉक फोरम पर अपना अकाउंट बना लिया। इसके तुरंत बाद उन्होंने विकिपीडिया से सतोशी के डिलीट किए गए पेज को वापस लाने की मांग की और फिर ब्लॉकस्ट्रीम नाम की एक पूरी कंपनी ही खड़ी कर दी, जिसने बिटकॉइन के टॉप डेवलपर्स को हायर कर लिया। इतने सारे सबूतों के बाद अब वक्त था इस इन्वेस्टिगेशन के मुख्य संदिग्ध से सीधे आमना सामना करने का। इन सभी फोरेंसिक और लिंग्विस्टिक सबूतों का पहाड़ खड़ा करने के बाद जनवरी 2026 में अल साल्वाडोर की एक बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस के दौरान कैरूरू ने एडम बैक के सामने सारे सुराग रख दिए। माहौल काफी तनावपूर्ण था। कैरूरू ने सतोशी की एक पुरानी लाइन दोहराई, मैं शब्दों से ज्यादा कोड के मामले में बेहतर हूं। इसके जवाब में बैक की जुबान फिसल गई और उन्होंने फर्स्ट पर्सन का इस्तेमाल करते हुए कहा, मैंने तो बहुत बात की है। जैसे ही उन्हें अपनी इस गलती का एहसास हुआ, वो अचानक काफी बेचैन हो गए। एडम बैक का जो आखिरी बयान था, जरा उस पर गौर कीजिए। उन्होंने कहा, क्लियरली आई एम नॉट सतोशी, दैट्स माय पोजीशन। यानी स्पष्ट रूप से मैं सतोशी नहीं हूं, ये मेरा स्टैंड है। जांच रिपोर्ट के अनुसार ये किसी आम इंसान का स्वाभाविक इंकार नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत ही सोच समझकर तैयार किए गया कानूनी बचाव पेश किया जा रहा हो। तो इस पूरी शानदार इन्वेस्टिगेशन के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। बिटकॉइन आज एक ऐसा सिस्टम बन चुका है जो बिना किसी लीडर के अपने आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। तो क्या अब इसके असली क्रिएटर की पहचान कोई मायने रखती भी है? कम्युनिटी का भी यही मानना है कि वी आर ऑल सतोशी, हम सब सतोशी हैं। लेकिन क्या इंसानी दिमाग कभी इस रहस्य को अनसुलझा छोड़ पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो 11 लाख बिटकॉइन कभी अपनी जगह से हिलेंगे? आपको क्या लगता है? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करेगा।